नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रहगर से आचार्य राजनीति विज्ञान एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण इस बात को लेकर किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आदर्श राज्य का अध्ययन करने से पहले हम उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि आदर्श राज्य में क्या क्या विशेषता पाई जाती है, जिसमें पहला है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो सबसे पहले विशेषता रखी गई है वो दार्शनिक शासन की है। दार्शनिकों का शासन होगा। उसके अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ साथ स्वयं के अपने हितों का पूर्ण तादात्म्यता स्थापित कर लेते। दूसरी विशेषता यह है कि निरंकुशता असीमित नहीं है। आदर्श राज्य में शासक को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। वह यूनानी साहित्य से प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रावधानों का पालन करें। तीसरी विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने का सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषप्रद अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय कहलाता है। अगली जो विशेषता है वो ये है नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो का आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला शासक वर्ग, जिसमें दार्शनिक राजा होगा, उसका वो राजनीतिज्ञ होगा। दूसरा जो वर्ग है वो सैनिक वर्ग है, वो राज्य की रक्षा करेगा। तीसरा उत्पादक वर्ग है, वो श्रमिक व कृषि व उत्पादन के कार्यों में लीन रहेगा। 5वीं विशेषता है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह शारीरिक योग्य है। अगली जो आदर्श राज्य की विशेषता है वो ये है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। अगली विशेषता है कुरुचिकर पूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। ये व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। अगली जो विशेषता है वो आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के लिए साम्यवादी व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की न तो अपनी कोई संपत्ति होगी न ही अपना कोई परिवार होगा, जिससे अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकेगा। अगली आदर्श राज्य की जो विशेषता है वो ये है नर नारियों को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। ये आदर्श राज्य की विशेषता। अगली विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा से
को व्यक्त करते हुए वेबर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। ये आवश्यक तत्व हैं कि राज्य में उचित नेतृत्व होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए, पोषण होना चाहिए, तभी आदर्श राज्य बन सकता है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में इस प्रकार से वर्ग विभाजन शिक्षा के आधार पर किया गया कि 20 साल की परीक्षा होगी, उसमें जो उत्तीर्ण होगा वो आगे के लिए अध्ययन कर सकेगा, और जो 20 साल में परीक्षा अनुत्तीर्ण होते हैं उनमें 2 वर्गों को विभाजित किया गया है। पहला वर्ग श्रमिक वर्ग है, दूसरा शासक वर्ग है, वो सैनिक वर्ग है। अष्टपुष्ट और बलिष्ठ व्यक्ति जो रुचि रखते हैं रक्षा करने के लिए या सेना में जाने के लिए, उनको सैनिक वर्ग में रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ताउम्र वही कार्य करेंगे जिसमें उनका वर्ग का विभाजन हो चुका है। तो वेबर इस बात को पुष्ट करता है कि उचित नेतृत्व यानी उचित लीडरशिप होनी चाहिए और उचित सुरक्षा होनी चाहिए और उचित पोषण होना चाहिए, वही राज्य आदर्श राज्य होगा। अब बात आती है आदर्श राज्य की जो योजना है उसके दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्नलोकीय राज्य कहा है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर संभव नहीं है, ये आलोचना में हम कह सकते हैं। उसके द्वारा प्रस्तावित आदर्श राज्य की योजना की प्रमुख रूप से आलोचना की जाएगी। यह आलोचनाएं निम्न प्रकार है। पहला है स्वतंत्रता का निषेध। आदर्श राज्य में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और यहाँ अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हितों में नहीं हो सकता है। दूसरी जो आलोचना है वो है कि कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है। इस पद्धति से मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और विशेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। अतः आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना इसमें नहीं पाई जाती है। इसके साथ साथ ही हम अगली जो आलोचना है वो ये है कि व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व, यानी प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की धारणा में ये माना है कि राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना अव्यावहारिक है, जिसमें श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इस प्रकार से वर्ग विभाजन नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की जो समानताओं के निरूपण में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगली जो आलोचना है वो ये है कि उत्पादक वर्ग का नितांत उपेक्षा हुई है। उत्पादक वर्ग मतलब जो निम्न वर्ग है, या यूँ कहें कि जो संरक्षक वर्ग है, सैनिक और शासक वर्ग है, उनको अलग रख कर के जो उत्पादक जो कृषि करते हैं या जो अन्य कार्य करते हैं, श्रम का कार्य करते हैं, उस वर्ग की अत्यधिक रूप से उपेक्षा की गई है। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा इसलिए की गई है कि अन्य दोनों वर्गों के समान इसके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनके महत्व की स्थिति प्रदान करता है कि उनका महत्व कितना है, सामाजिक ढांचे में श्रमिकों का महत्व कितना है, इसको उचित स्थान नहीं प्रदान करता है। उत्पादात्मक वर्ग की यह शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को नष्ट करने वाली है। अगली जो आलोचना है वो है शासक वर्ग की निरंकुशता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। इन लोगों को शिक्षा द्वारा चाहे कितने ही विवेकशील वितरंगी क्यों न बना दिया जाए, अनियंत्रित शक्ति आ जाने से या पाई जाने से मानव स्वभाव के अनुरूप इसमें दोष आना नितांत स्वाभाविक माना गया है। इसके संबंध में बार्कर के विचार हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है। अगली आलोचना है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति और न्यायालयों का प्रबंधन और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई
वर्णन नहीं किया गया है कि किस प्रकार से अपराध होगा और उसको अपराधी को क्या दंड मिलेगा। 7वां है आलोचना दास प्रथा के संबंध में मौन। आदर्श राज्य की धारणा का एक बहुत बड़ा दोष प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि दास व्यवस्था भी यहाँ पे लागू होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अरस्तु द्वारा प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की उसके संबंध में अरस्तु उसकी आलोचना करता है। अरस्तु की अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की धारणा की निम्न आधारों पर आलोचना करता है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि पहली धारणा क्या थी, प्लेटो के साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। साम्यवादी योजना कि हम ये मान के चलते हैं कि मान लो परिवार का साम्यवाद या संपत्ति का साम्यवाद, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं, अनुकूल नहीं। दूसरी आलोचना अरस्तु ने की है वो ये है कि प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता पर विचार राज्य के विनाश कारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। अगला जो बिंदु है जो अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना की गई है उसमें बताया गया है, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, यानी उत्पादन वर्ग यानी उत्पादक वर्ग है, वो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है और उसका दायित्व भी बहुत बड़ा है। वो विभिन्न प्रकार के श्रमिक कार्य, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, वो सारे के सारे एक ही वर्ग यानी उत्पादक वर्ग में आएंगे और बहुत बड़ा वर्ग होता है। अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो आदर्श राज्य की कल्पना हम कदाचित नहीं कर सकते हैं। प्लेटो की ये उपेक्षा समाज के दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकता है, यानी एक तो उत्पादक वर्ग हो सकता है और एक संरक्षक वर्ग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये दो वर्ग अब स्वतः ही इनमें विभाजन हो सकता है, इसलिए आदर्श राज्य की आलोचना इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है या आदर्श राज्य की धारणा का महत्व क्या है, तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि आलोचकों के द्वारा के अतिरिक्त प्लेटो के आदर्श राज्य का सबसे बड़ा आक्षेप ये किया जाता है कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा था, यानी स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था और उसकी रिपब्लिक यानी पुस्तक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्नलोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है, यानी कल्पना की गई है। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। स्वयं प्लेटो ने यह स्वीकार किया गया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद भी प्लेटो का आदर्श राज्य मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। इसके संबंध में बार्कर कहता है कि रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले के काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए हैं, वरना यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। धन्यवाद।